नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी हमारे साथ हैं और एक मर्तबा फिर बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आप जानते हैं कि रोज सुबह उठ करके, ब्रश मंजन करके, हाथ मुंह धो करके, कंघी काढ़ के डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे उनको ये लगता है कि मैंने आज गजब कर दिया। और उस चक्कर में पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची रहती है। क्यों? क्योंकि कोई उनको बता देता है कि ये फैसला सही है। आप जानते हैं ट्रेड और टैरिफ को लेकर के एक बवाल जब से वो आए हैं तब से चल रहा है। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा टैक्स लगाने की बात की कि तुम हम पर जितना टैक्स लगाओगे हम उतना ही तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। लेकिन अब वो उससे एक कदम और आगे चले गए और खास तौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन्होंने 25% का टैक्स बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लगा दिया है। अब इसको लेकर के हिंदुस्तान में भी हड़कंप मचा है क्योंकि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको ये लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट में दिक्कत हो जाएगी। और ये किया इसलिए गया है क्योंकि ट्रंप इन अ स्ट्रोक ऑफ मतलब डोनाल्ड ट्रंप ना हुए मार्क्सवादी हो गए कि मेरा मेरे 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 देश के मजदूर, मेरे देश की गाड़ी, मेरे देश का ये कैपिटलिज्म के एकदम विरुद्ध जाते हुए, प्रोटेक्शनिज्म की मिसाल कायम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है। कहीं इसलिए तो नहीं ले लिया है कि पिटी हुई इलॉन मस्क की टेस्ला बिकने लगे, क्योंकि वो तो बिक नहीं रही, शाही साहब ने हमें बताया। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे एक एक करके कि रणनीति क्या है, या है भी या नहीं, या रणनीति सिर्फ ये है कि आज उठ के कुछ फैसला लेना है तो ले लो। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा अगर आप दर्शकों को थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करें। ये जो टैरिफ, जो टैरिफाइंग टाइम्स हैं, इनको किस तरीके से देखा जाए और ये क्या है लेटेस्ट शिगुफा? जी संकेत, ये तो बिल्कुल ही बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आया है। देखें, जहां रेसिप्रोकल टैरिफ की बात थी, जहां चाइनीज कंपनी पे चाइनीज उसको एंटिटी में लिस्ट में डालने की बात थी, तो ये बात आपने देखा होगा वो करते आ रहे थे। यानी चुनाव प्रचार के दौरान भी किया, और उसके बाद जब वो जीत गए तब जो 2 महीने का टाइम होता है जिसमें कि आप ट्रांजिशन होती है, उसमें सबको ये तवक्को थी कि ये चीजें जो हैं वो होंगी, स्पेशली जो रिटेलिटरी टैरिफ है या चाइना को लेके जो तमाम चीजें हैं। लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल वाला आया है, ये तो बिल्कुल बोल्ड फ्रॉम द ब्लू है, क्योंकि इन ना तो इनके ट्रांजिशनल पीरियड में जिसमें कि वो ट्रांजिशन हो रहा था, और ना ही उस पीरियड के बाद जब इन्होंने हलफ उठा लिया जनवरी में, उसके बाद ही किसी को इम्कान था कि ये चीज ऐसे आके हिट करेगी। थोड़ी बहुत चर्चा जो है वो अभी पिछले महीने हुई थी, लेकिन वो स्पेसिफिक चीजों को लेके हुई थी। ये इतना ब्रॉड बेस्ड इंपोर्ट ड्यूटी 25% का लग जाएगा कार पे, जो नॉन अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड कार हैं, और सिर्फ वही नहीं, जो अमेरिका में कार मैन्युफैक्चर हो रहा है लेकिन उसमें जो पार्ट्स जो है दूसरे देशों से आते हैं बन के, उस पे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, इसकी किसी ने तैयारी नहीं की थी। तो ये कंप्लीटली कंप्लीटली जिसको कहते हैं कि सरप्राइज कर दिया है इस मूव से इन्होंने। और जाहिर है कि हड़कंप मच गया, क्योंकि इसके लिए तो कोई प्रिपेयर भी किसी ने किया नहीं था कि भैया आने वाला है, तो चलो वो कहते हैं ना, वो छत छत से आप कूद रहे होते तो नीचे मैट्रेस लगा देते कि थोड़ा कुशनिंग हो जाएगा, तो ब्रेक द फॉल। वो ये ब्रेक द फॉल के लिए कुछ किया नहीं गया था। तो मतलब कल तो ब्लड बाथ ही हो गया। वो सारे आप देखें 5%, 6% वो तमाम जो शेयर्स है ऑटोमोबाइल के कंपनी के, वो फॉरेन में गिरे हैं। खासकर जो जापानीज, कोरियन, जर्मन और अमेरिकन कार कार से भी अच्छी खासी उसमें गिरावट जो है वो देखी गई है। तो अभी तो मतलब इंडस्ट्री इज रीलिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट। अभी वो जो कहते हैं ना कि दे हैव नॉट मैनेज टू पुट देयर एक्ट टुगेदर, कि अभी करना क्या है, इसको कैसे डील किया जाए, इसके शॉर्ट टर्म क्या परिणाम होंगे, मिड टर्म क्या होंगे, लॉन्ग टर्म क्या होंगे, अभी कुछ फाइनलाइज भी नहीं हो पाया है। तो इतना सरप्राइजिंग स्टेप है। ये जो 25% का टैक्स है वो अमेरिकी गाड़ियां जो अमेरिका में निर्मित हैं उनको छोड़ करके और किसी भी कंडीशन में आई हुई बाहर से गाड़ियां हैं, या फिर उन गाड़ियों, बाहर से आने वाली गाड़ियों में रियायत है जो अमेरिका में आ करके अपनी गाड़ी बनाती हैं। देखिए, दो तरीके से गाड़ी बन सकती है ना शाही साहब। एक तो ये है कि मैं बनी बनाई किसी और देश से जा करके ले आऊं, कंप्लीटली बिल्ट जिसे कहते हैं, और एक होता है कंप्लीट नॉकडाउन, कि पुर्जे आए और फिर अमेरिका में वो
स्क्रू कस दे कोई और वो, तो ये किस चीज पर? जी जी, दोनों पे मसला यही हो गया है हाँ। कि ये दोनों पे है, यानी हम्म, कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट जिसको हम सीबीयू कहते हैं उस पे भी है, और जो सीकेयू होता है कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट जो आपने इशारा किया है वो उस पे भी ये कंप्लीट लगेगा। इसमें रियायत बस ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग जो अमेरिका में हो रही है जिस गाड़ी की, उसमें भी अगर रियायत नहीं, मतलब उसमें भी अगर फॉरेन पार्ट्स लगाए गए हैं तो वो फॉरेन पार्ट्स जो हैं उस पे 25% जो है टैरिफ नाफिज रहेगा। तो मतलब आप किसी भी सूरत हाल में बच नहीं सकते। आप एक ही सूरत हाल में बच सकते हैं कि आपने पूरी की पूरी गाड़ी जो है अमेरिका में बनाई है। जब आप पूरी की पूरी गाड़ी अमेरिका में बनाएंगे तो गाड़ी का प्राइस क्या हो जाएगा मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब एक होता है ना कि विन विन सिचुएशन होता है, एक होता है विन लूज सिचुएशन। ये परफेक्ट एग्जांपल है लूज लूज सिचुएशन का। इसमें ना कार कंपनी को फायदा है, ना अमेरिका के उपभोक्ता जो है उनको कोई फायदा, सबको इसमें से नुकसान है। लेकिन एज आई सेड, ये जो जादू टोना वाले इकोनॉमिक पॉलिसी होते हैं ना, ये झाड़ फूंक वाले, वो अब लगातार इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो किए जा रहे हैं। झाड़ फूंक वाली नीति, और वो ये सही मायने में देखा जाए तो वही है। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका में ये फैसले लिए जा रहे हैं, क्या किसी से पूछ करके लिए जा रहे हैं? किसी इंडस्ट्री बॉडी ने ऐसी रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आप ऐसा कर दें तो बड़ा अच्छा हो? ये जो ट्रंप साहब जो मार्क्सवादी हुए चले जा रहे हैं, कम्युनिस्ट देखिए, पार्टी ऑफ यूएस, ट्रंप जो आपने कहा एग्जैक्टली प्रोटेक्शनिज्म। वही हो रहा है। हाँ। एग्जैक्टली वही, दिन भर गाली देते कम्युनिस्ट पार्टी, रेडिकल लेफ्टिस्ट कहते हैं डेमोक्रेट को, जो कि दुनिया के किसी भी स्पेक्ट्रम में सेंटर राइट कहलाएगी, उसको कहते हैं रेडिकल लेफ्टिस्ट। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, इसके पीछे सारा दिमाग पीटर नवारो जो इनके काउंसलर हैं इकोनॉमिक और बिजनेस अफेयर्स पे, उनका है। उनको मैं कहा हूं, अगर मतलब मुझे अगर एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करना हो उनके टैलेंट को, तो वो समझ लीजिए कि वो अमेरिका के सुरजीत भल्ला है। उतना ही अच्छा। टैलेंट है जो भल्ला साहब का हिंदुस्तान में जितना है। वो अमेरिका के सुरजीत भल्ला हैं, और उनके अपने आइडियाज जो दिमाग में आते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब उनको, जिनको कहते हैं ना ब्रेन वेव आना चाहिए, और ब्रेन वेव हाँ, आते ही वो रिकमेंड करते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाती है। हाँ, अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये पीटर नवारो जो हैं, यही ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ एंटी चाइना सैंक्शन। तो जब एंटी चाइना सैंक्शंस बना रहे थे पीटर नवारो, तो यही यूरोप और ये तमाम जो आज रो रहे हैं, ये बड़े खुश थे। इनको लग रहा था कि अच्छा जी, चलो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसका जो है उसके घुटने तोड़े जा रहे हैं। आज एग्जैक्टली सेम पॉलिसी, अभी हम आएंगे कि इसकी बेसिस क्या है, हम बात करेंगे इसमें कि ये कैसे इलीगल है और उसको कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो सारे हथकंडे जो चाइना के केस में उन्होंने इस्तेमाल किए थे, सारे एक्सक्यूजेस जो चाइना के केस में इस्तेमाल किए गए थे, एग्जैक्टली वही सारी चीजें अब जो अमेरिका के एलाइज हैं, यानी जर्मनी है, कनाडा है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये तमाम कंट्री जो इससे इंपैक्ट होगा सबसे ज्यादा, उस पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो पीटर नवारो का है। आपने कहा कि क्या किसी इंडस्ट्रियल बॉडी से कोई विमर्श किया गया? कोई विमर्श नहीं किया गया। वही तो मैं कह रहा हूं कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू था। अगर विमर्श होता तो उनको शक होता कि अच्छा ये हम बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ प्लान कर रहे हैं। तो कोई बात ही जब नहीं हुई तो इस किसी प्रकार का कोई शक तो था नहीं, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये जो आपने इशारा किया ना कि ये कम्युनिस्ट बनते जा रहे हैं क्या, तो अमेरिका के जो लेबर यूनियन है, कार मैन्युफैक्चरिंग लेबर यूनियन है, दे आर द ओनली पीपल हु हैव वेलकम्ड द डिसीजन। मतलब तो अब सोचिए, देखिए, मतलब आयरनी, मतलब डाइड कैपिटलिज्म, थाउजेंड डेथ। कैपिटलिज्म का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप, उसको ट्रेड यूनियन से मोहब्बत मिल रही है। मतलब ये ओनली एंड सिर्फ ओनली, अमेरिका में ही हो सकता है। हाँ, ओनली एंड ओनली ट्रेड यूनियन। ओनली एंड ओनली। तो हाँ, मतलब जो कार मैन्युफैक्चरिंग बॉडी है और जो उनके लॉबी ग्रुप्स हैं, वो तो मतलब उसको तो अभी रिकवर ही नहीं कर पाए बेचारे। इस सकते में उनको नहीं आ रहा है कि हाउ टू काउंटर दिस। लेकिन शाही जो साहब। सबसे बड़ी जी, हाँ, नहीं आप कुछ कह वही रहे मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी मोटर यूनियन जो है, दो, 1 और 2 नंबर की, जो यानी नॉन पार्टी कमिटेड है। ऐसे डेमोक्रेट पार्टी के भी अपने यूनियंस है, जाहिर है कि वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट यूनियंस है बड़े,
उन्होंने इसको सपोर्ट किया। अब ये तो एक बात हो गई। मेरा ये कहना है कि क्या ये नेसेसरीली अमेरिका को फायदा पहुंचाता है ये फैसला? एक तो होता है कि मैं सोचूं कि इससे अमेरिका फर्स्ट मैं कर दूं और ये बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अमेरिका फर्स्ट भी तो दुनिया से जुड़ा हुआ है ना। अगर जैसे कोई वो गाड़ी वहां बना रहे हैं, उनकी अमेरिकी गाड़ी है, उसके आजकल तो वी आर अ ग्लोबल विलेज, पुर्जा कहीं से आ रहा है, स्टीयरिंग कहीं और बन रहा है, कोई चीज कहीं और बन रही है, और सारी चीजें मिल करके फिर उसके बाद असेंबल होती हैं। तो इस तरीके के फैसले से कहीं ऐसा ना हो कि आप जिनको बचाने के लिए कर रहे हैं उन्हीं का नुकसान कर बैठे। जी संजय, जो जैसा आप बता रहे हैं, ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इकोनॉमिक्स कोई बच्चे का मजाक नहीं है, ये इकोनॉमिक्स इज साइंस। तो इसमें आपको पता नहीं होता कि किस चीज से किस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ट्रम्प का बेसिक इकोनॉमिक का की जो समझ है वही गड़बड़ है, कि उनको ये लगता है कि टैरिफ जो है वो किसी तरह से जो है वो देश के कॉफर में आता है। वो ये नहीं समझते कि टैरिफ हमेशा पास ऑन होता है। आप चाइना से अगर कार मंगा रहे हैं या जर्मनी से कार मंगा रहे हैं और उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो जर्मन उसको पे नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिकन सिटीजन उसको पे कर रहा है जो उसको खरीद रहा है। अब ये बेसिक समझ चूंकि उनको नहीं है, तो जाहिर है कि उसको वही हम बात बार बार एनालॉजी ड्रॉ करते हैं ना, कि इट्स लाइक अ किड विद अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक नेल। तो वो उस पे उसको चला देते हैं। अब मैं जैसे इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि देखें क्या हो रहा है। अव्वल तो ये कि वेजेज स्टेगनेट कर गए हैं अमेरिका में ऑलमोस्ट 90s, अर्ली 90s। तो एक बड़ा तबका अमेरिका का जो है, खासकर लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है, दे आर इंक्रीजिंगली गेटिंग पुश्ड आउट फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम दोज थिंग्स जो कि एक जमाने में लोअर क्लास भी जिससे बेनिफिट करता था, जैसे कार। अब अगर आप 80s में अमेरिका का लोअर क्लास जो है वो कार अफोर्ड कर सकता था, तो आज के दिन में अमेरिका का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी कार अफोर्ड करने में उसको दिक्कत महसूस हो रही है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि ये इकलौता देश है दुनिया का जो कार के हिसाब से ही पूरा देश बनाया गया है, कि जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल लचर है, ना के बराबर है, सिर्फ बड़े शहरों में है और उसकी भी स्थिति बहुत लचर है। अब आप बताइए कि जब आपके पास अल्टरनेटिव ना हो, आप ऑलरेडी कार नहीं खरीद सकते, उसमें आपका ये टैरिफ लग गया। पता है क्यों रीजन? इसका रीजन ये है कि जो बड़ी कार है, जो ट्रक्स जिसको हम डाले वाली एसयूवी कहते हैं, और एसयूवीज है, उसमें तो बहुत ऐसी कंपनी है जो कि कम से कम 60% या 55% प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में बनाती है ना। जैसे शेवरले है या फोर्ड है, इनके बहुत सारे ट्रक्स जो हैं उसका 45% कंपोनेंट, 50% कंपोनेंट अमेरिका में बनता है। तो जाहिर है कि जो 50% कंपोनेंट बाहर का बनता है उसी पे 25% लगेगा, टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए वो कार $12,000 की मिल रही थी, तो अब आपको $15,000 की मिलेगी, ठीक है ना। अमेरिका में सबसे, यानी लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो सबसे पॉपुलर कार है, मैंने अभी उसका उस मॉडल का नाम लिखा था, उसका नाम है शेवरले की ट्रैक्स है। और सबसे ज्यादा लोग उसी को खरीदते हैं, हाँ, शेवरले ट्रैक्स। अब शेवरले ट्रैक्स की 90% कंपोनेंट जो है वो बाहर से बनी हुई है। तो अब सडनली जो सबसे अफोर्डेबल अमेरिकन कार थी, वो तकरीबन $3,000 जो है या $2,000 के आसपास महंगी हो गई। तो आप अपने देश के जो गरीब हैं उनको सडनली आप कार से, मतलब वो कार को एंजॉय नहीं कर सकते, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो माशाल्लाह अमेरिका में सब जानते। तो ये आप नहीं सोच रहे इंपैक्ट किसको पड़ेगा। एक चीज जो आपने कहा कि बड़े जो वो है जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर हैं, अगेन यही बात जब हम पिछले बार दूसरे सेक्टर की बात कर रहे थे, कोई भी आयरन स्टील की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि कोई भी फैक्ट्री क्यों लगाएगा अगर उसको लगता है कि 4 साल बाद पार्टी हार जाएगी। वो क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा अगर ये जानते हुए कि हो सकता है ये पॉलिसी 4 साल के बाद बिल्कुल ही ओवरनाइट टर्न कर दी जाए, जिसके पूरे चांसेस हैं। तो अब इन कंपनीज को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब देखें, खुश करने के लिए ट्रंप को सबने बोल दिया है। अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कह दिया कि हम 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। किसी हुंडई ने कह दिया कि 21 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। बोल सब रहे हैं, यही बात तो इनके पिछले टर्म में भी लोग बोल रहे थे कि इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट हुआ। तो अब 2 ऑप्शन है, या तो बिलियंस एंड बिलियंस, यानी अब आप फैक्ट्री बना रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। भाई ट्रेन भी तो होना चाहिए ना। जहां अमेरिका में 10th पास है मैक्सिमम लोग,
इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है कोलैप्स हो चुकी है, वहां पे उतने ट्रेंड आपके इंजीनियर्स कहाँ हैं जो कार वहां पर मैन्युफैक्चर हो। बाहर वाले को आने नहीं दे रहे हैं, अंदर आपके पास टैलेंट नहीं है। तो वो अगर इस सब के हिसाब से देखें तो उनको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने। अब वो कैलकुलेट करेगा कि अगर हमको टैरिफ में 4 साल में मेरे पे $20 बिलियन होता है तो तब भी तो मुझे यही फायदा हुआ ना कि मैं $20 बिलियन दे दूं रादर देन इन्वेस्टिंग 100 बिलियन। और अगर वो ये डिसीजन लेते हैं कि चलो भाई सह लेंगे, क्या होगा सह लेंगे, तो वो तो नहीं सह रहे हैं, सहेगा कौन? कंज्यूमर। क्योंकि अगर मान लीजिए फोर्ड ने ये डिसीजन लिया और सेवरले ने डिसीजन, एक तरह से ओलिगार्की भी है ना, 5-6 कंपनी कार्टेल बना के डिसीजन लेंगे कि चलो यार 100 बिलियंस नहीं करते हैं, सह लेते हैं, तो वो पास ऑन हो गया कंज्यूमर पे। तो यही कहते हैं जो निटी ग्रिटी होता है ना, इसको कोई नहीं देख रहा है कि इसके बिना परवाह किए जो है वो ये स्टेप जो है वो लिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, बाकी जो रेसिप्रोकल टैरिफ और फलाना ढिमकाना है उसमें तो ये कह रहे हैं कि चलो अगर वो कैपिचुलेट करेंगे तो उसको हम कम कर देंगे। कार वाले में तो कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट। मतलब वो जैसे को तैसा टैक्स वो तो जो है वो चल रहा है, उस पर बात चल रहा है। ये आपने ओवर एंड अबव अपने सिरे से लगा दिया। अब इसको लगा दिया और कह रहे हैं कि और मुल्क, हाँ जी बताएं ठीक। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर और मुल्क यही जैसे को तैसा कर दें तो यही अमेरिकी गाड़ी सिर्फ अमेरिका में ही कंज्यूम नहीं होती ना, बाहर विदेश में भी होती है। और वो मुल्क अगर ऐसा ही टैक्स लगा देंगे तो आपकी गाड़ी वहां भी महंगी हो जाएगी, यानी कि वहां भी अलोकप्रिय होगी, कम बिकेगी। अब यहाँ पर एक सवाल शाही साहब जो पूछना बहुत जरूरी है वो है ट्रम्प साहब के लखते जिगर इलॉन मस्क और उनके डूबते हुए शेयर्स की कहानी तो हमने एक दुनिया के एपिसोड में उसके बारे में जिक्र किया ही था। इलॉन मस्क को अपनी टेस्ला बेचनी है, टेस्ला अमेरिकी गाड़ी है, तो क्या इस तरीके के नियम जब लगेंगे तो उससे ये ट्रम्प टैक्स का सहारा डूबते हुए मस्क की टेस्ला को मिलेगा? जी टेस्ला साहब की एक ट्वीट है, सॉरी मस्क साहब की एक ट्वीट है चलाई जाए, हालांकि वो इस चीज से इनकार करते हैं, लेकिन जैसा होता है ना कि फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, उसके तो पर नहीं होते। बहुत सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और आप खुद इसको सुन के बताइए कि क्या यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल, टेस्ला की 2 मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा बिकती है अमेरिका में। एक उनका एसयूवी है जिसको मॉडल वाई कहते हैं, और एक उनका सेडान है जिसको मॉडल 3 कहते हैं। मॉडल 3 तो सब दुनिया जानती है, सबसे फेमस मॉडल। यानी मॉडल वाई विच इज एसयूवी, मॉडल 3 विच इज अ सेडान। ये टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली 2 गाड़ियां हैं। अमेरिका में बिकने वाली टेस्ला की ये 2 गाड़ियां जो हैं वो कंप्लीटली अमेरिका में बनती है, ठीक है। और कोई दूसरी गाड़ी नहीं है अमेरिका जो कंप्लीटली 100% अमेरिका में बनती हो। इनफैक्ट हमारे पास एक चार्ट है, एक ग्राफिक है, वो लगाई जाए जिसमें सारे कार का परसेंटेज दिया गया है कि कौन कितने परसेंट किस कंपनी की कौन सी गाड़ी जो है वो कहाँ बनती है, उसका एक बहुत लंबा एक वो दिया गया। प्लीज लगाएं 4 नंबर। हाँ, इसको फुल स्क्रीन 1 मिनट कर दीजिए। अब आप अपने स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं, टेस्ला ही है जिसमें 100% लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना, सिर्फ 100% टेस्ला में। बाकी आप कोई कंपनी देख लें, फोर्ड में देख लें 77, 2, 21% कनाडा मैक्सिको, 2% कहीं और, 70% अमेरिका में। उसके नीचे देख लें एस्टेलांटिस जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जिसका हमारे दर्शक जानते होंगे, RAM करके एक एसयूवी आती है, बहुत फेमस एसयूवी है। हाँ, वो इसी कंपनी की है। उसका देखें 5739, या उसके बाद निसान का देख लें, जाहिर है जापानीज है, GM का देख लें, सारे कंपनीज का देख लें, इसमें टेस्ला ही 100%। ठीक है, तो पहला तो ये कि टेस्ला, जनरल मोटर्स तो अमेरिकन कंपनी है और उनका वो भी बमुश्किल 50% है, बमुश्किल 50% पहुंच रहा है। हाँ, तो आप इससे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको होने जा रहा है? टेस्ला को होने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अव्वल तो टेस्ला जो अमेरिका में बना रहा है वो तो चलो बना रहा है, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो दूसरे कंट्री से बन के आते हैं, उसके ऊपर में उसको भी लगेगा
मस्क अपने ट्वीट में यही बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम पे भी लगे हैं। वो बात को झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई ये ना कह दे कि ये तो तुम्हारा किया हुआ, कह रहे कि नहीं हम पे ऊपर भी लगेगा। तुम पे क्या लगेगा, तुम पे 20% कंपोनेंट है जिस पे लगेगा 25%, दूसरे की पूरी गाड़ी। अच्छा अब देखें क्या है इनका जो मेन कॉम्पिटिटर है, ये जो दो हमने इनकी मॉडल बताए वाई और मॉडल 3, ये पिछले 2 सालों से इसकी सेल में अमेरिका में गिरावट देखी जा रही है। ये लगातार इट इज लूजिंग शेयर टू 2 ब्रांड्स, 2 मॉडल। एक मॉडल है जीएम की मतलब सेवरले की इक्विनॉक्स ईवी, और दूसरी मॉडल है फोर्ड की मस्टैंग मैक ई। ठीक है, मस्टैंग मैक ई जो है वो टेस्ला मॉडल 3 का कॉम्पिटिटर है क्योंकि सेडान है, और ये जो इक्विनॉक्स ईवी है सेवरले की वो जो मॉडल वाई है उसका कॉम्पिटिटर। अब वेरी कन्वीनियंटली ये जो दोनों गाड़ी है जो इसकी मेन कॉम्पिटिटर है अमेरिका में, वेरी कन्वीनियंटली दे आर इंटायरली, वन इज इंटायरली मेड इन कनाडा, द अदर इज इंटायरली मेड इन मैक्सिको, जिन दोनों पे टैक्स लगा। अब आप बताइए कि अगर आप इसको मानते हैं कि ये कोइंसिडेंस है, तो आई हैव ए ब्रिज इन समस्तीपुर टू सेल टू यू। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूं शाही साहब, आप सोचिए कि ये मॉडल नहीं बिक रहे, आपकी जो पूरी बात है इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना मॉडल जो लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी गाड़ी पर डिस्काउंट दे करके उसका दाम कम कर रहे हैं, लेकिन एक कानून ऐसा आ गया जिसकी वजह से आपके कंपटीशन में जो गाड़ियां हैं वो महंगी हो जाएंगी और आप कंपैरिजन में सस्ते लगने लगेंगे। तो क्या बिल्कुल, ये होने जा रहा है? इनफैक्ट बिल्कुल यही होने जा रहा है कि टेस्ला, फोर्ड और सेवरले ये अब पूरी दुनिया में पिट रहे हैं। आप किसी कंट्री में अमेरिका से बाहर जाएंगे, आप हार्डली किसी को फोर्ड ड्राइव करते देखें, सेवरले तो फिर भी थोड़े बहुत आप दिख जाएगा, फोर्ड का तो बहुत ही बुरा हाल। इन्होंने हिंदुस्तान से भी निपट गई है कंपनी, निपट गई है, और वेरी फ्रैंकली बहुत एवरेज गाड़ियां होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इन्होंने बहुत ही शानदार दे दिया। एंडेवर को आप हटा दें तो कोई बहुत शानदार गाड़ियां ये बना के दे नहीं रहे थे कि भाई निकल गए तो बड़ा वो हो गया। एक एंडेवर, एक इको स्पोर्ट्स को आप हटा दे तो आप एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे ढंग की गाड़ी। अच्छा एनीवे, तो पूरी दुनिया में वो पिटे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक मीम बड़ा सर्कुलेट हुआ था अभी कुछ दिन पहले जिसमें कि ट्रम्प कह रहे थे कि हमारी जर्मन गाड़ियां यहाँ दिख रही, हमारी गाड़ी जर्मनी में क्यों नहीं दिखती। तो कोई जर्मन कॉमेडियन था, बोला था कि इसलिए नहीं दिखती है कि तुम्हारी गाड़ियां जर्मन ऑटोबान पे हांफने लगती कि तुम्हारी गाड़ियां जर्मन ऑटोबान पे हांफने लगती है, वो निचली क्वालिटी का है, इसलिए नहीं दिखती। नहीं तो जो अच्छी क्वालिटी की कार होगी अपनी जगह बना लेगी, उसके लिए प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब इन्होंने कैपेसिटी तो कम किए नहीं थे, इनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री रखी हुई है 2-2 साल। तो अभी शॉर्ट टर्म में इनको बड़ा फायदा होगा इन कंपनीज को, जो अमेरिकन कंपनीज है, कि ये जो अनसोल्ड कूड़ा कार थी जिसको कोई डिस्काउंट पे नहीं ले रहा था, अब उसको ये बिना डिस्काउंट के बेचेंगे, क्योंकि दूसरी गाड़ी पे $3000 जो है वो बढ़ गया। तो अब कहेंगे देखो हमारे पे तो 3000 नहीं बढ़ा हुआ है क्योंकि तो पुरानी है, इस पे तो मतलब रेट्रोग्रेड इफेक्ट से उस पे नहीं लागू होगा ना टैक्स। तो रेट्रोग्रेड टैक्स नहीं लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो सस्ता हो गया। वो सस्ता नहीं है, दूसरा महंगा है। तो मतलब 100% जो है इस चीज के मद्देनजर ये प्लानिंग की गई। एक चीज, दूसरी ये कि मैं लिस्ट देख रहा था कि अमेरिका में कौन से कंट्रीज हैं जो कार एक्सपोर्ट करते हैं। 100% इसका जो नुकसान है वो अमेरिका के एलाइज को हो रहा है। यानी जो टॉप जो कंट्रीज हैं सप्लाई करती हैं अमेरिका को, आप अगर उस लिस्ट को आप अगर देखें तो नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 जापान, कोरिया, नंबर 1 मेक्सिको, नंबर 2 जापान, नंबर 3 साउथ कोरिया, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 जर्मनी। आप देख ले, दीज आर सम ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज अमेरिका है। तो अब एलाइज को भी लग गया कि भाई ये नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ये काउंटर करना पड़ेगा, आपस में मिलकर हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस तरह से देखें कि अमेरिकन कंपनी की तो मैंने आपको हालत बता ही दी, सेवरले और जीएम की। लेकिन अगर आप टोयोटा को देखें,
अगर आप हुंडई को देखें तो उनकी हालत भी तो खराब है ना, कि सबसे बड़ा मार्केट कौन है? चाइना। वहां पे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि चाइनीज कार खुद ही डोमिनेट कर रही है। ईवी में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सारी आशा उस एक देश से थी जहां पे ईवी का परसेंटेज ना के बराबर है, जो आईसी कार में बिलीव करता है, विच इज अमेरिका। तो यानी एक तरफ से चाइनीज मार्केट से तुम यू आर बीइंग पुश्ड आउट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ईवी आ रहा है दूसरे जगहों पे, वहां यू आर बीइंग पुश्ड आउट क्योंकि तुमने कुछ बनाया नहीं। द ओनली कंट्री विच एक्चुअली यूज्ड टू बाई आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल वाली गाड़ी, वहां से तुम पे टैक्स यानी ड्यूटी लगा दी गई है। तो तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही बुरी होने वाली है। अब यही देखना है कि इंडस्ट्री की तरफ से इस पर क्या रिवोल्ट होगा, बातें बोली जाएंगी, या फिर बिजनेस एज यूजुअल, या फिर ये जिस तरीके से और इससे पहले फैसले लिए हैं और फिर उन फैसलों पर आप यू टर्न भी लिया, आप कोई भी फैसला पक्का नहीं है। तो आपको लगता है कि हो सकता है कि एक रिजेंटमेंट फैले अमेरिका में ही, क्योंकि ये बहुत क्लियर हो गया है ना आपकी बात से कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही है। तो क्या मुमकिन है कि ये फैसले वापस भी हों? देखिए, अभी तो नहीं लग रहा, प्रचंड बहुमत टाइप का उनका मूड है। राइट विंग फैसले वापस नहीं लेता इन प्रोटेस्ट पे। दुनिया भर में वो कहानी आपको देखी गई होगी। आपको याद होगा, यहाँ यूपीए की गवर्नमेंट थी तो मिनिस्टर का इस्तीफा ऐसे ले लिया जाता था जैसे सब्जी बाजार। आप बताएं पिछले 10 साल से कितने मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है? वो सब नहीं होता। ये लोग प्रोटेस्ट वोटेस्ट कुछ नहीं, वोट के दिन देखा जाएगा। अगली बात, बीच वाले प्रोटेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। उसको तो खुद ही कह रहे हैं आतंकवादी है ये लोग, प्रोटेस्ट करते हैं। तो वहां बहुत ज्यादा जो है वो असर नहीं पड़ा। अच्छा, एक ही चीज है जो इसमें अगेन एज आई सेड कि उसी का सहारा लेके चाइना को अब कर रहे थे, अब वो हो रहा है। वो ये है कि एक बहुत ही एक ऑब्स्क्योर लॉ है, नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही ऑब्स्क्योर सब सेगमेंट है, जिसका बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन करके ये चीज की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि दिस इज एक्चुअली इलीगल। अमेरिका ने एक ट्रेड पैक्ट किया था कनाडा और मेक्सिको के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 80s में 90s में। उस पैक्ट के थ्रू दीज 3 कंट्रीज आर कंसीडर्ड एज सिंगल मार्केट, और इसीलिए इसमें कंपोनेंट इधर से उधर, गाड़ी उधर से इधर कहीं भी जा सकती। This decision is complete violation of that trade treaty. तो इन्होंने बहाना क्या किया? नेशनल सिक्योरिटी का कोई बहाना लिया। अब नेशनल सिक्योरिटी क्या लेना है इससे? मतलब जो उन्होंने, जिसको कहते हैं ना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया, वो इतना हिलेरियस है। क्या इंटरप्रिटेशन है? कि चूंकि अमेरिका में गाड़ी बनाने की कैपेबिलिटी खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट, तो इसका मतलब है कि वो मिलिट्री व्हीकल भी आगे नहीं बना पाएगा, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब बताइए, इसका कोई लॉजिक है? क्या मिलिट्री व्हीकल उसी जगह बनती है इस जगह पे नॉर्मल व्हीकल बनती? कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन बदमाशी क्या कर लोगे? तो इट फ्लाइज ऑन द फेस ऑफ लॉजिक, इट फ्लाइज ऑन द फेस ऑफ द डील विच अमेरिका हैड साइंड and had maintained for 35-40 years, और अब this is going to be a permanent thing। क्योंकि इस वाले में तो कह रहे हैं कि हम इसमें तो कुछ विड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी में तो देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, but this is going to be a long term। अब भैया देख लें कि इसको कैसे करना। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आज हमें ट्रम्प साहब के मार्क्सवादी होने का पता चला है, ये जो हमको ये जो हमको आज तमाम चीजें पता चली हैं, नई नई हर रोज ही पता चलती हैं ट्रम्प साहब के बारे में, उन सब से हमको अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। कि देखें, इंडियन कार्स तो लेट्स नॉट मिन्स आवर वर्ड्स, की वो तो उस लायक भी नहीं है कि कहीं दुनिया में बहुत कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाए। तो भारत का कोई बहुत ज्यादा भारत पे इम्पैक्ट तो नहीं कि ये है। लेकिन एक चीज ये थी कि चूंकि भारत में कार मार्केट स्टैग्नेट कर रही थी, इनफैक्ट गिर रही थी, आपने देखा ईयर ऑन ईयर जो है वो सेल्स में गिरावट आई है। तो जो एंसिलियरी सेक्टर्स थे, अब जैसे कार आपने बनाई, उसके साथ एंसिलियरी जो इंडस्ट्री है,
अगर आपका सेल गिर रहा है तो वो एंसिलरी इंडस्ट्री का भी सेल गिर रहा है। भाई गाड़ी ली जाएगी तभी तो उसमें स्पीकर भी लगेगा, गाड़ी नहीं बिकेगी स्पीकर भी नहीं बिकेगा। सही बात तो है। ये जो एंसिलरी इंडस्ट्री थी, जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाती थी, उन्होंने पिछले 3-4 सालों से दे हैड रिजाइन टू फेट, चलो भारत का तो ये सुधरेगा नहीं, हम कम से कम सस्ते में कंपोनेंट बना के अमेरिका को बेचते हैं। अमेरिका भेज दें। अब उनको ये उन पे गाज गिर रहा है। 4-5 साल पहले ये जो सेक्टर था, कंपोनेंट सेक्टर, ये बहुत छोटा था, 200-400 मिलियन डॉलर का होता था। नहीं, जो अभी पिछले 7-8 बिलियन का है। बिलियन, पिछले साल 2 बिलियन एक्सपोर्ट किया उन्होंने सिर्फ, जो कि कुछ 400 मिलियन था 5 साल पहले। तो यानी उन्होंने ऑलरेडी एक जगह से शिफ्ट करके उन्होंने अमेरिका में किया था। अब उन पे ये डायरेक्ट जो है आघात होगा। जो सबसे बड़ी इसमें कंपनी है उसका नाम है संवर्धना मदरसन करके कंपनी है। इसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। भारत फॉर्ज को सबसे ज्यादा को नुकसान होगा, सुमी को नुकसान होगा। ये 3 कंपनीज हैं, 2-3 कंपनीज हैं जिसपे डायरेक्ट असर जो है देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टाटा आप क्योंकि ये चीज बोल रहे हैं, मैं एक काम ये करता हूं, आप बोलते रहिए, मैं पीसीआर को एक फोटोग्राफ दे रहा हूं, वो स्क्रीन पर डाल दीजिएगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट होते हैं कंपोनेंट्स पुर्जे, वो किस क्या देश में कितने जाते हैं, किस देश में कितने जाते हैं, और वो मैप अपने आप में बहुत यहां भारत को चिंता होगी। ये तो ये मैं भेज रहा हूं, भारत इसको फॉर्ज, प्लीज जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए। मदरसन सुमी और टाटा जेएलआर को तो डायरेक्ट नुकसान है, क्योंकि जेएलआर तो फॉरेन कंपनी थी और जेएलआर की गाड़ियां बिकती थी अमेरिका में, तो टाटा को डायरेक्ट नुकसान है इसमें। बाकी किसी कंपनी, किसी ऑटोमोटिव कंपनी को नहीं है। लेकिन जो स्पेयर पार्ट्स और एंसिलरी इंडस्ट्री जो है उसमें तो डायरेक्ट नुकसान है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ कि दे हैड जस्ट नाउ लाइक फ्यू इयर्स अगो शिफ्टेड द सप्लाई फ्रॉम डोमेस्टिक टू फॉरेन। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये चीज तो वहां भी असर करने जा रहा है। अमेरिका में जाहिर है कि वो तो असर करेगा ही करेगा। शॉर्ट टर्म इट विल डिवास्टेट कैनेडियन इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि कनाडा के टोटल इंडस्ट्री का 10% पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कार मैन्युफैक्चरिंग, और उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जो अमेरिका में वो बेचता था। सेम टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का 5% मेक्सिको का ये गाड़ियां हैं, तो इनकी इकोनॉमी भी डिवास्टेट जो है साथ में होगी। यानी वही बुल इन द चाइना शॉप तो हम बात करते हैं वो। ये देखिए शाही साहब, जो हम लोग अभी जो आप ही बात कर रहे थे, ये उसी का, इसको एक बार फुल फ्रेम कर दिया जाए। ये है इंडियन स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, और वो कहां कहां कौन कौन से मुल्क में कितना प्रतिशत भेजी जाती है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि ऑफ द टोटल परसेंटेज, बाकी सब वो सिंगल डिजिट वाले हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अकेले भारत कितना ऑटो कंपोनेंट भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। टॉप डेस्टिनेशन थी 27%, और अगर यहाँ 25% का टैक्स लग जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ है जो सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान की कंपनियों को है। शाही साहब, और संकेत ये सिर्फ 27 ही नहीं है। आप इसको ऐसे देखें ना कि जो जर्मनी में आपने 8% भेजा, वो तो उसी कार में लगने वाली थी जिसका कुछ हिस्सा अमेरिका में सेल होता ना, उस पर भी तो डबल टैक्स लग गया। वही बात टर्की में है, वही बात ब्राजील में है, वही बात यूके। ऐसा तो है नहीं कि आपने जर्मनी में जो पार्ट्स भेजे जिस गाड़ी में लगने के लिए, वो जो गाड़ी है वो जर्मनी में बिक रही है, उसमें भी तो एक हिस्सा अमेरिका जाएगा, वो भी जाएगी, तो यानी उस पर भी लगा। तो ये 27 तो डायरेक्ट है। ये मतलब कान पकड़ के अगर इधर से घुमा के कान पकड़े तो ये हो सकता है कि 35-40% पे पहुंच जाए। करेक्ट। तो वो तो असर है ही है। मतलब देखिए, शॉर्ट टर्म में सबको थोड़ा थोड़ा फायदा है, मीडियम टर्म में एक ही आदमी खुश है, एलन मस्क। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलॉन मस्क को इससे फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वसुधैव कुटुंबकम का नियम फॉलो करता है ऑटो इंडस्ट्री। वर्ल्ड इज वन विलेज। पुर्जा इंडिया में बन रहा है तो कोई चीज कहीं और बन रही है, और सब चीज जुड़ करके एक गाड़ी बन रही है। अब अगर इस तरीके के प्रोटेक्शनिज्म वाले नियम बनेंगे अमेरिका में, तो क्या अमेरिका को ही सबसे ज्यादा नुकसान है? औरों को तो जो होगा सो होगा, आप अमेरिकन को भी तो नुकसान और अपनी अर्थव्यवस्था को भी तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये है सबसे बड़ी बात। अब देखते हैं आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन शुरुआत के लिए, जैसे कि शाही साहब ने बोला, मस्क
को आज ये लग रहा होगा चलो भाई अब कुछ टेस्ला बेच लेंगे, कुछ हमारा भी ग्राफ वाफ ऊपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।